अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। कराची सिर्फ पाकिस्तान का फाइनेंशियल लव सेंटर नहीं है, यहाँ पर उनके एलाइज भी मौजूद हैं। इसके मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी भी है। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर क्या किया, एलाइज के लिए कितनी बड़ी ये खबर है और कराची के मसाइल कैसे हल होंगे और इसकी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे पास फवाद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि अदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो बढ़ती चली जा रही है, उसमें रुकावट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये नुक्ता नज़र अपनाया है कि ये मुहिम वो नहीं चला रहे। अगरचे इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर मुसलसल गद्दारी के फतवे दे रहे हैं। हमारे पास इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब होंगे और शानदाना गुलजार खान साहबा जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, और शानदाना साहबा जो है आपको याद होगा वो कोर्ट हो चुकी हैं इमरान खान साहब की अपनी बयान के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको डिप्लोमेट्स ने बताया कि तरीके अदम एतमाद जो है वो आने वाली है। तो इनसे भी बात करेंगे, ये मिस ना कीजिएगा। फवाद अहमद साहब के पास चलते हैं। इस वक्त वो मौजूद हैं सीएम हाउस के सामने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ ने वहां पर दिल गुजारा, मीटिंग्स भी हुई, सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी इस तमाम दौरे की? तलत साहब देखें, दो बातें बहुत अहम थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब भी इसी शहर से मुंतखब हुए थे आम इंतखाबात के अंदर, गुलशन इकबाल की सीट से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें यहाँ से ली थी। लेकिन उसके बाद भी इमरान खान साहब को मुंतखब होने के बाद, हलफ लेने के बाद भी कराची आते आते 1 महीना लग गया था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने हलफ लेने के दूसरे से तीसरे दिन ही जो है वो यहाँ है। फिर हमने एक और बहुत खूबसूरत मंजर देखा कि जो कराची के शहरियों ने शायद पहली मरतबा देखा हो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गाड़ी चलाता हुआ सीएम हाउस से एमकेएम के मरकज़ बहादराबाद पहुंचा। तो ऐसे मनाजिर शायद हमने पहले ना देखे हों कि जहां पर सियासतदान महाजराई के बजाय लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, जिसके अंदर एक जेस्चर की भी एक बड़ी अहमियत होती है। इससे आगे जो चीज़ें हुई, सारा दिन आज मसरूफ़ था। पीछे अकब में जो सीएम हाउस है यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स की और सीएम साहब को, मुराद अली शाह साहब को अपने बराबर वाली कुर्सी दी। वो सामने जाकर बैठे थे, उनको कहा कि आप मेरे बराबर में आके बैठें, और उसके बाद कराची के मसाइल को डिस्कस करना शुरू किया गया। ये तमाम वो मसाइल हैं कि जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और उनके दीगर जो इत्तेहादी थे उनके आगे रखे जाते रहे हैं। यहाँ से बराबर में ही गवर्नर हाउस है। इमरान खान साहब कभी सीएम हाउस नहीं आए, गवर्नर हाउस के अंदर ही मीटिंग्स होती थी और वहीं से वो फ्लाई कर जाते थे। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने कराची के तमाम ही मसाइल के ऊपर बात की। अगर पानी के मसले की बात की जाए तो कराची का K4 गुज़िश्ता 15-20 साल से पेंडिंग में है। उस मनसूबे को बार बार जो है वो काबिल ज़िक्र बनाया जाता है, ज़िक्र तस्करा किया जाता है, लेकिन वो मनसूबा शुरू नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी डेडलाइन दी कि 2024 के अंदर बनाया जाएगा, और ये मीटिंग महसूस हुआ कि शायद कुछ बारावर साबित हो, क्योंकि चेयरमैन वापडा भी इसके अंदर मौजूद थे जिनकी जिम्मेदारी उस मनसूबे को मुकम्मल करना है। सिंध की गैस का मसला भी वहाँ पर डिस्कस हुआ कि सिंध के अंदर से जो गैस निकलती है लेकिन सिंध के देहात तक वो गैस नहीं पहुँच पाती। वज़ीर आला सिंध का कहना यह था कि सिंध के शहरी जो है उनका पहला गैस उन तक पहुंचे। बिजली का मसला डिस्कस हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि सिंध को कितनी बिजली किस किस डेस्कोज में चाहिए और कहां कहां कितनी बिजली की शॉर्टेज है। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो डिस्कस हुआ वो ये था कि सिंध के अंदर हमने देखा था गुज़िश्ता साल जो MD कैट था, यहाँ पे मेडिकल का जो टेस्ट था, एंट्री टेस्ट, वो वफाक ने PMC ने लिया था, जिसको आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ख़त्म भी कर दिया है, जिसकी तमाम की तमाम बॉडी को कालअदम करार दिया है। उस हवाले से सिंध में मसला ये था कि सिंध ये कहता है कि हमारा जो सिलेबस है वो पाकिस्तान के दीगर सूबों से मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर ही मुख्तलिफ सिलेबस है, लिहाजा टेस्ट एक जैसा कैसे हो सकता है। और उसका नतीजा निकलता है कि सिंध के बहुत से तलबा दाखिला लेने से जो है वो बाहर हो जाते हैं। अगर सवाल मैं आपसे पूछ पाऊं, कदा कलामी की माजरत, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो ये बताइएगा कि MQM से मुतल्लिक स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ की हुकूमत से क्या तवक्को है कि कराची के अंदर क्या करे, क्योंकि MQM की सेंसिटिविटीज़ जो है ज़रा ज़्यादा हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया कि वसीम अख्तर ने जो रिएक्शन दिया उसके ऊपर फिर वफाक में थोड़ी सी थरथल्ली भी पड़ गई, फिर शहबाज शरीफ को जाके उनको मनाना भी पड़ा। तो MQM स्पेसिफिक क्या ऐसा काम है जिससे पता चले कि ये जो मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी MQM के दरमियान, इसके अंदर वफाक अपना हिस्सा डाल रहा है?
देखिए जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब वो निकले एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद से, वज़ीर-ए-आज़म साहब जा चुके थे, तो उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या आपने अपने मुआहदे के मुतालिक बात की, कराची के शहरियों के हवाले से क्या बात हुई, आप वजारतें ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपकी वजारतों के हवाले से क्या बात। दोनों ही बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वजारतें लेने या गवर्नरशिप के हवाले से वो यहाँ पर नहीं आए थे, वो एक खैर सगाली के तौर पर यहाँ पर आए थे। बात हुई और उनके उस मुआहदे के ऊपर भी बात हुई, और उसका एक नतीजा ये भी था कि वो कहते हैं कि हम सीएम हाउस की इन मीटिंग्स के अंदर हमें इससे पहले स्टेक होल्डर समझ के नहीं बुलाया जाता था। अगर हम आज मौजूद थे तो इसका मतलब ये है कि हमें कराची के मसाइल के हल के लिए शामिल सियासत किया जा रहा है, शामिल हुकूमत किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कराची के स्टेक होल्डर भी हैं और कराची के आवाम के मसाइल के हल के लिए मौजूद भी हैं। तो आज पुरुमीद थे एमक्यूएम के लोग, लेकिन एमक्यूएम के अंदर एक ये राय पाई जाती है, बहुत से लोग एमक्यूएम के ये कहते हैं कि हमें वजारतें या गवर्नरशिप नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हम इंतखाबात के बहुत करीब हैं और वजारतें और गवर्नरशिप का प्रोटोकॉल हमें गली और मोहल्ले से दूर करता है। एमक्यूएम के मुख्तलिफ कायदीन से हमारी बात हुई, मुख्तलिफ कारकुनान से बात हुई, तो सब में एक यकसुई पाई जाती है कि वजारतों की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वजारतें आवाम से दूर करती हैं और मसाइल के हल ना होने के बाद हमें लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। गैर मामूली तौर पर मुस्बत दौरा था। अगर आप मवाजना करें, जिस तरह आपने खुद ही पहले फरमाया कि इमरान खान के जो दौरे होते थे वो गवर्नर हाउस, पीएम हाउस, गवर्नर हाउस और फिर वापस, और ना सीएम बीच में इन्वॉल्व होते थे और ना दूसरे मामलात। अब इसका फॉलोअप क्या है? क्या कोई कमेटी टाइप बनी है जिसको फॉलोअप करना है? वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्योंकि शहबाज शरीफ अपनी जो बड़ी टीम है, हैवी हिटर्स को साथ लेके गए हुए थे वहाँ पर। देखें जी, इसका फॉलोअप यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मसाइल के हवाले से बुनियादी बातचीत हमारी हो गई है। कराची सर्कुलर रेलवे पे भी बात हो गई है, कराची को बसें प्रोवाइड करने के हवाले से भी बात हो गई है, पानी, बिजली, गैस, तमाम ही मामलात के ऊपर बात हुई है। यहाँ तक कि एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसकी सड़कें बनाने के ऊपर भी बात हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइंदा के लिए मैं एक कमेटी फॉर्म करूँगा जो इन तमाम मामलात का जायज़ा भी लेगी और मुझे वक्तन फ़वक्तन कारकर्दगी से आगाह करती रहेगी कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर तय करके जा रहा हूँ अपने पहले दौरे में वो कहाँ तक है। साथ ही उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि वो बार बार कराची आएंगे और कराची के मसाइल, खासतौर पर सूबा सिंध के मसाइल के हवाले से वो फिक्रमंद है और वो चाहते हैं कि सिंध भी उसी तरीके से तरक्की करेगी जिस तरीके से पंजाब करता रहा है। तो महसूस ये होता है कि अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की नज़रें सूबा सिंध के ऊपर, वो इलेक्शन भी लड़े थे और फैसल वाडा के मुकाबले में चंद 100 वोटों से वो इलेक्शन हार गए थे, जिसको वो कहते हैं कि हमें हरवाया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, यकीनन उनका एक कराची से ताल्लुक भी है और कराची के मसाइल के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब उनके दाएं तरफ थे और बाएं तरफ हमने देखा कि मिर्जा दोनों ही कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरमायादार हैं। तो वो भी कराची के मसाइल से वक्तन फ़वक्तन उन्हें आगाह यकीनन करते रहेंगे, जिसका नतीजे में ये सोच पैदा हो रही है यहाँ पे लोगों में कि शायद कराची का मसला किसी न किसी तरीके से हल होगा। बहुत शुक्रिया आपका फवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये एक समरी फॉर्म में आपको बताया कि शहबाज शरीफ के पास काम कितना है और हर तरफ से डिमांड्स हैं वो कैसी हैं। शहबाज शरीफ अपने आप को प्रोजेक्ट डिलीवरर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, तो कराची के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसको तो वो स्पीड अप कर देंगे। बहरहाल देखना है कि आने वाले दिनों में नताइज कैसे निकलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बता रहे होंगे कि पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसमें बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। कोई पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। PTI इसको अब डिसोन करती है। वाक़तन ऐसा ही है या इसके पीछे कोई बड़े मुहर्रकात हैं? अगले सेगमेंट में देखेंगे। जनाब, अब हमने बात करनी है कि जो कैंपेन है सोशल मीडिया पे चल रही है और उसमें रुकावट नज़र नहीं आ रही, इसको रोकना कैसे है। इस बहस में हम पढ़ सकते हैं कि कौन कर रहा है, लेकिन वो बहस जो है वो बड़ी डिवाइसिव किस्म की बहस है। अब इसको रोकना कैसे है और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। हमारे पास शानदाना गुलजार खान साहबा मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, आपका भी शुक्रिया। शानदाना साहब, आपसे मैं पूछ लूँ, अगर कैंपेन तो चल रही है, अगर ना चल रही होती तो फ़ौजी क़यादत इसका नोटिस ना लेती। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिव बात करती हैं, कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, अगर आप जो कैंपेन की बात करें, जो हम सब ने देखा है कुछ दिनों में 4 डिफरेंट हैशटैग्स चल रहे हैं। ये कैंपेन जो मैंने पहली दफ़ा देखी, इट वाज अराउंड 21 मार्च और हम इंडोनेशिया IPU के इवेंट पे थे और वहाँ पे लकीली इनफ मेरे पास कुछ BAP के सेनेटर्स थे, कुछ ANP के थे, तो उनसे मैंने पूछा एंड नेचुरली वी हैड अ लुक। हमने अपनी टीम से भी पूछा, असद उमर साहब से भी,
very surprisingly, PTI people might have been retweeting, but it was not something जो PTI ने स्टार्ट की थी, और वो इसलिए क्योंकि हमारा सोशल मीडिया के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप फेक नहीं कर सकते हैं. इट्स ऑल मैथमेटिक्स. अब किसने स्टार्ट की इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे ट्विटर पे भी बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने कि मैम इसको रुकवाएं. नेचुरली हमने लीडरशिप को फॉरवर्ड किया, खान साहब ने भी इसकी स्टेटमेंट्स दी. टू बी ऑनेस्ट, अब ये कन्फ्लेशन हो गई है और मुझे नहीं पता ये कन्फ्लेशन कब रुकेगी, ठीक, क्योंकि इन सब चीजों को जोड़ा जा रहा है एक इनविजिबल थ्रेड से. और लेकिन आपको ये बता दूं कि आई विश आई कुड से कि पाकिस्तान कैन टेक क्रेडिट फॉर दिस, बट मुझे ये ऑर्गेनिक नहीं लगती है. ठीक, ऑर्गेनिक नहीं लगती. तो ये इससे इनऑर्गेनिक है. द रीजन आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अभी जो श्रीलंका में हो रहा है उसका आप थोड़ा सा देख लें. श्रीलंका इज नॉट ए जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान. अगर वहां पे चीज स्टार्ट हो सकती है, मतलब देयर इज अ थर्ड हैंड एट प्ले, एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका दोनों का एक ही कॉमन एनिमी भी है. तो ज्यादा ये फिफ्थ जनरेशन वॉर जब करते थे, मैं बिलीव नहीं करती थी, मुझे लगता था हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए गपशप लगाते हैं. लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इट इज डेफिनेटली, मुझसे ज्यादा किसी को वो गुस्सा नहीं आ रहा होगा एट व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपने जवान, अपने वो लोग जो हमारी सरहदें सेफ रखते हैं, उनको गाली देना, उनको तस बात कहना, वो हमारे दिमाग से भी नहीं गुजरता. तो हम ये समझें कि आप ये फरमा रही हैं कि ये भी एक साजिश है. एब्सोल्युटली. देखिए तिलक साहब, आई एम नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, आप मुझे जानते हैं, खुरम साहब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. लेकिन जब एक चीज व्हेन इट्स इन योर फेस, जब आपको नजर आ रहा होता है कि इसके अलावा और कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है, पीटीआई को इससे क्या फायदा है, नून लीग को इससे क्या फायदा है, पीपल्स पार्टी को क्या फायदा है कि हम अपनी ही फौज को, अपनी अफवाज को, अपनी फोर्सेस को गंदा करें. कौन अपने पिलर ऑफ स्टेट को गिराएगा? ठीक, फेयर इनफ खुरम साहब. जी, सिर्फ हैशटैग तो नहीं है ना, हमने प्रोटेस्ट हैशटैग हैं सर. हमने कुतबे देखे हैं, लोगों ने हाथ में पकड़े हुए, उन कुतबों की तस्वीरें मौजूद हैं अच्छी तरह. हमने लोगों को पासपोर्ट जलाते हुए देखा है, और उस वक्त जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई वो भी देखा है. तो ये कहना कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठकर कुछ लोग कंप्यूटर्स पे अपनी साजिश करें, ये दुरुस्त नहीं है. ये पाकिस्तान की गलियों में आ गया है, ये पाकिस्तान के कस्बों में आ गया है. और अगर दिलचस्प बात यह कि जितना ज़्यादा पीटीआई इस पर दावे करेगी कि देखिए हमने पूरे मुल्क में कर दिया, जिसके मतलब पूरे मुल्क में ये वायरस फैल गया है और ये इशू सीरियस हो गया है. अब इसको पीटीआई क्या दावे कर रही है कि मुल्क में क्या फैला दिया? उन्होंने कहा जी हमने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया. तो प्रोटेस्ट कर दिया. हर प्रोटेस्ट में हमें ये इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के कुतबे लोगों के पकड़े हुए बड़ी खुशी से उन्होंने, यहाँ तक कि हमने बच्चों को देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने वो पोस्टर बना के पकड़ाए हुए हैं. तो ये इशू तो बड़ा क्लियर है कि ये कोई सिर्फ कोई सोशल मीडिया पे बैठकर साजिश नहीं कर रहा. दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें ऐसे वक्त पे जहाँ 1000 किस्म की जो अभी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होनी थी, 1000 किस्म की अफवाहें उड़ी हैं. बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी BBC जिसकी फिर ISPR ने तरदीद की, लेकिन हमारे पास गार्डियन की भी खबर मौजूद है, हमारे पास जो है वो रॉयटर्स को जो खबरें दी गई वो भी मौजूद हैं. तो लिहाजा ये इशू बड़ा संजीदा हो गया. लेकिन उसकी ISPR ने तरदीद कर दी. नहीं, मैंने कहा कि तरदीद की. इशू बड़ा साफ और सीधा है कि क्या PTI जो सिर्फ अपने सियासी दुकान को चमकाने के लिए और इमरान खान साहब अपने सर्वाइवल के लिए, पहले उन्होंने हम सबको चोर कहा, फिर उन्होंने हमें गद्दार कहा, और फिर उसमें पाकिस्तान की रियासत के मुक्तदरा को भी घसीट लिया कि जी अब तो ये सारे इसमें इकट्ठे सारे चोर हैं, गद्दार हैं. और ये चूंकि ये चोर गद्दार इसलिए भी हैं कि ये मेरे खिलाफ हो गए. लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुक्तदरा जो है वो गद्दार है, कभी कहा नहीं. उन्होंने गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो तो उनकी हवारी तो कर रहे हैं ना, उनकी हवारी हर किस्म की गालियां दे रहे हैं. अब इसका जो असल तरीका है इसको डिफ्यूज करने का, कि हमें एक तो इमरान खान साहब से ये उम्मीद है कि जब आज पेशावर में गालिबन जब भी वो बात करेंगे, वो इस पर कोई खुदा के लिए एक दफा तो संजीदा बात कर ले, खुदा के लिए लोगों को सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. और दूसरा ये कि ये भी अब बड़ा वाज़ेह है कि हमें ये जो पूरा गद्दारी का नैरेटिव आया है कि जी कोई बैरूनी साजिश थी इमरान खान के खिलाफ, जो अपोजिशन मुतहदा अपोजिशन है जो अब हुकूमत में आ गई है, उन्होंने उस बैरूनी मुल्क से फंडिंग ली, ये इमरान खान साहब क्लेम कर चुके हैं, और फंडिंग लेकर उनकी हुकूमत को गिराया. ये बिल्कुल लग़व और झूठ है. इसको क्लियरली अब जो नई हुकूमत आई है उनको इदारों के इस्तेमाल के जरिए इन्वेस्टिगेशन के जरिए डिसएडवांटेज है कि वो सिर्फ ऑडियो पे है, तो आप स्टूडियो में है, डिसएडवांटेज है उनका. लेकिन शाहनाना साहबा, इसको हम कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी मुवाफिक माहौल फराहम करना. अगर हम इसको मान भी लें कि इसका बहुत सारा मवाद जो है वो गैर मुल्की हाथों से होता हुआ पाकिस्तान के अंदर फैला जा रहा है, लेकिन ये गद्दार, बिकाऊ माल, ज़मीर फरोश, अगर मेरे साथ नहीं तो पाकिस्तान
कि वो दुश्मन, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये जितना इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, ये तमाम की तमाम कैंपेन उसके अंदर थ्राइव कर रही है। इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं? शुक्रिया तलत साहब। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट, रमजान है, मैं यूजुअली तो बहुत तेज हाइपर बोलती हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगी क्योंकि इस वक्त चाय भी नहीं पी, तो मैं आपका जरा आराम से 2-3 पॉइंट ज्यादा नहीं बताऊंगी। गो अहेड। खुरम साहब भी, मैं अक्सर कोई टीवी शोज पे कहती हूँ, मेरे बॉस रह चुके हैं एंड वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको मैं नून लीग में कह सकती हूँ कि नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन बट एन अपराइट मैन एंड जेन्युइनली केयर्स अबाउट पाकिस्तान। तो इनकी कंसर्न्स मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ, लेकिन जब इनकी पार्टी नैरेटिव का बात आती है तो माजरत के साथ फिर वो उससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। मैं इसलिए नहीं एग्री करती कि नेचुरली आपके खिलाफ अगर 5th जनरेशन वॉरफेयर हो, 6th जनरेशन हो, प्रोपेगेंडा हो, वो बाहर से ही हो कि आपके मुल्क की गलियों में आता है। वो इंटरनल, ऑब्वियसली हमारे पास ना वो बिजली वाईफाई की है, ना आपके पास पोस्टर्स की बातें कर रहे हैं। पोस्टर बनाना कौन सा मुश्किल काम है? आपने औरत मार्च का हाल नहीं देखे कि औरत मार्च में क्या होता है, और सबको पता है कि औरत मार्च के पैसे कहाँ से आते हैं। मैं खुद प्रोटेस्ट करती हूँ औरत मार्च में, मैं एंडोर्स करती हूँ उनकी बातों को, लेकिन मैं इससे ऑब्लिवियस नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट अस्लीप एट द व्हील कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है बातें। नेवरदलेस आने दें, अच्छी बात है। कभी कभी अपनी गलत चीजों को ठीक करने के लिए बाहर का इंसान सहारा ले लेता है, लेकिन ये वो मौका नहीं था। मैं आपको 2-3 चीजें एक और बताऊं। जो सर ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ नहीं है तो गद्दार हो, इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा। और जो ये कह रहे हैं कि हवारी, आई थिंक उन्होंने वर्ड यूज किया, फ्रैंकली मुझे इतनी उर्दू आती नहीं है, लेकिन मुझसे ज्यादा मैंने पहले ही बताया कि शायद ही किसी को गुस्सा हो कि जो हुआ है। और मैं आपको गारंटी पे बता सकती हूँ, मैंने परसों भी ये पीटीए में अली मलिक थे मेरे साथ शो में, और मैंने खुदा का नाम लेके कसम खा के बहुत सीरियस बात की, और मैं कभी इस तरह करती नहीं हूँ, कि जैसे ही मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट होगा, मेरे पास 5 डिप्लोमेट्स के नाम है, 3 है मैंने इसके, 2 MPs के कि जिनके साथ डायरेक्ट मेरे सामने गुफ्तगू शनीद हुई है। पैसे किसने एक्सचेंज किए, सबसीक्वेंटली सिंध हाउस में कैसा हुआ, ये डिक्टेशन कैसी दी गई, ये ब्रेन वॉशिंग कैसी की गई। जिसको लगता है कि ये कंस्पिरेसी नहीं थी तो उनको पता चल जाएगा। और ये मैंने उस दिन 2-3 शोज पे कहा कि जूलियन असांज को और एडवर्ड स्नोडन को गपशप में नहीं पकड़ा गया, अमेरिका उनके क्यों पीछे पड़ी अगर वो झूठे हैं। और दूसरा मुझे एक मिनट रुक जाइए, अगर सर आपके पास पूरा वक्त है, जो अभी आपने बात की, तो आप ये फरमा रही हैं कि आपके पास सुफरा के नाम है, गैर मुल्की सुफरा के, जिन्होंने ये बात की कि वो पैसे दे के ये नो कॉन्फिडेंस करवाए। इज दैट, मतलब मुझे लगा ही नहीं, पैसे सिंध हाउस में आए हैं और जो डिप्लोमेट्स के साथ इंटरेक्शन हुई है मुझे उनके नाम पता है, 5 डिफरेंट लोग, 3। इनमें लिंक क्या है? सारे हमारे लोग थे ना, पीटीआई के जो गए। पीटीआई के गए, लेकिन इनमें लिंक क्या है कि सुफरा से आपकी बातचीत हुई और सिंध हाउस में? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दिखे हैं उस पे, हाउ डू से, आइडियोलॉजी पे, कि जी XYZ खान ने किया एंड देयरफॉर खान को हटाने का टाइम आ गया है। XYZ मियां साहब ने किया इसलिए उनको लाने का वक्त आ गया है। XYZ जरदारी साहब ने किया इसलिए अब सिंध को सपोर्ट, ऐसी बातें हुई। पैसा डिप्लोमेट्स ने खुद डायरेक्ट नहीं दिया, पैसे सिंध हाउस से आए, सिंध हाउस से, और सबने पैसे लिए भी नहीं है। मैं अभी भी आपको ये बताती हूँ, कुछ MNA जिनसे मेरी जान पहचान है, आई नो कि उनको नजरिए पे खरीदा गया, उनको पैसों पे या नून लीग की टिकट। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक और आपसे क्वेरी कर लूँ, यू मोस्ट वेलकम टू रिस्पॉन्ड टू दिस, कि इमरान खान साहब की जो नो कॉन्फिडेंस की मूव कामयाब हुई, उसमें तो आपके मुनहरिफ अरकान में से एक ने भी वोट नहीं डाला। वो डरे हुए हैं ना, गुजारिश सुन लेना। तो जो कामयाब हुई उसके अंदर वो 2 वोट शामिल हैं क्यू लीग के, जो आपके एलाइज हैं पंजाब में। मुनहरिफ अरकान ने तो इमरान खान को नहीं गिराया और ना ही शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये तो आपके जो एलाइज हैं, एलाइज भी तो लेके गए ना, बोला आपको क्या लगता है एलाइज फ्री में गए हैं विदाउट एनी पेमेंट? तो एलाइज जब आपके साथ थे तब उनको पेमेंट नहीं हुई थी। देखें तलत साहब, जब आप एलाई किसी का बनते हैं और ये पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हुआ, यू गो इन विथ ट्रू एक्सपेक्टेशन कि या हमारे हलकों में काम होगा या हमें मिनिस्ट्री मिलेगी। और ठीक ठाक इन एलाइज की हलकों में काम हुआ, हमारे पीटीआई वालों के हलकों में नहीं हुआ जितना हमारे एलाइज के हुआ है। आप देख लीजिए सिंध में जितना काम किया फेडरल गवर्नमेंट ने किया, सिंध हुकूमत ने तो माशाल्लाह 1 रुपया वहां नहीं लगाया। द पॉइंट इज द फॉलोइंग, कोई भी यहाँ से ऐसा बंदा नहीं गया जो पाकिस्तान दोस्त हो। मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ, अपोजिशन का काम ही यही था कि हमें अपोज करे, अपोजिशन काम यही है कि मलाइन करे, उनको गिराए। देखिए अपोजिशन का काम क्या है। तो जिन लोगों ने आपको छोड़ा वो पाकिस्तान दोस्त नहीं थे? मुझे नहीं पता वो किसके दोस्त है फ्रैंकली। आप श्रीलंका का एग्जांपल देखिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ हिंट में। मुझे देखें, मुझे वापस पाकिस्तान लाना। तो MQM पाकिस्तान दोस्त नहीं, GDA के बंदे जो है वो पाकिस्तान दोस्त नहीं। नहीं देखिए, बाप जो है पाकिस्तान। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड आई एम हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड इफ यू लेट मी कंप्लीट। जी, पार्टीज डोंट वर्क लाइक दैट। एक गंदा अंडा होता है, एक गंदी मछली होती है, झूठ का साथ पकड़ते हैं
मैंने इस असेंबली में लोगों को कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते देखा हुआ है। मैंने इसीलिए वन ऑफ द रीजंस खुर्रम साहब नोज कि मुझे वन ऑफ द रीजंस आई एम ऑलवेज इन ट्रबल इवन इन माय ओन पार्टी कि मुझे सच से कुछ ज्यादा ही वो है, मुझे दोज़ख से ठीक ठाक डर लगता है और मुझे झूठ नहीं बोलना। एंड आई कैन अश्योर यू सर, ये बातें बहुत ऐसे से हो रही थी। एज अर्ली एज November 23 इट वॉज प्रेडिक्टेड कि हमारे एक एलाय खान के खिलाफ जा रहे हैं। जब मैंने बात की, मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी। हमने जो पुराना OIC हुआ था उसमें खान के खिलाफ ठीक ठाक बातें हुई थी और इनको कैसे हटाएंगे, और हमारे एलाइज थे। अच्छा, मुझे अब आप होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, अब अगले वक्फे में आप कीजिएगा। मैं अभी भी ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आपके सफारतकारों से मुलाकात हुई उसका ताल्लुक जो है ये जोड़ तोड़ से क्या है, इसकी होल्ड ऑन टू दिस रिस्पॉन्स। खुर्रम साहब, ये इल्जामात की धुंध को ना सच की धूप से उड़ाना पड़ेगा हमें। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि आप कहते जी वो उससे मिला था लेकिन उसने उसको पैसे दिए थे और अदम एतमाद हो गया। आपने दुरुस्त कहा, मैं आपके नाज़रीन के लिए दोहराना चाहता हूं। PTI के मुनरफीन में से एक शख्स ने भी इमरान खान के खिलाफ उस दिन वोट नहीं डाला और 2 दिन बाद शहबाज शरीफ के हक में वोट नहीं डाला। तो लिहाजा मुनरफीन जब असल मौका आया मुनरफीन नहीं रहे। उन्होंने अपनी पार्टी की जो डायरेक्शन थी उसको पूरा किया। उन्होंने ना इमरान खान के खिलाफ वोट दिया ना शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया, नंबर 1। दूसरा यह है कि ये कनेक्शन, मेरी गुजारिश है इसको कायम करें, इसको बताएं, कौम को बताएं, क्योंकि ये जो बात है कि जी बाप भी गद्दार है, क्यू भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है और उसके बाद जो तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन है वो भी गद्दार है, क्योंकि उन्होंने ये जुर्रत की कि इमरान खान के अदम एतमाद करें और लिहाजा जिन्होंने उनको नहीं बचाया वो भी गद्दार हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। और उसका नतीजा ये है कि हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पूरे मुल्क की गलियों में नफरत फैल रही है, गद्दारी फैल रही है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो आने वाला जो मिजाज होगा वो मजीद उसमें जहर भर रहा है, उसमें गुफ्तगू खराब हो रही है। तो अब जबकि एक नई हुकूमत आई है, हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि जहां तक तो ये वो जो केबल वाला मामला है ना, जो सफारती केबल जो है, उसको तो इदारों के जरिए एक वाज़े तौर पर सच कौम के सामने लाया जाए कि भाई हुआ क्या है, क्या कोई पैसा था, कोई $1 भी अमेरिका ने दिया है कि नहीं दिया, क्या किसी से बात की है या नहीं की, क्या आदम एतमाद का कोई भी कनेक्शन था इस चीज से, ये हमें क्लियर करना है। वो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में करेंगे, क्योंकि उसको क्लियर किए बगैर इमरान खान साहब का अभी तक जो रिकॉर्ड है ऑपोजिशन में भी और हुकूमत में होते हुए, सच से उनका ताल्लुक बहुत ही हल्का और प्लीज नाजुक है। वजाहत कर दीजिएगा कि जिन सफारतकारों की आप बात करें उसमें अमेरिकी सफारतकार भी हैं? नहीं, उसमें एक भी अमेरिकी सफारतकार नहीं है। अब जरा लिंक बता दीजिए, लिंक क्या है, मुझे जरा लिंक समझा दीजिए। मैं पहले जी खुर्रम साहब एक दो बातों का जवाब दे दूं, इफ दैट्स ऑल राइट। देखिए, इट्स वेरी कन्वीनियंट। मुझे याद है मैं एक टीवी शो पे थी और उस पर नून लीग ने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है नेशनल असेंबली, उसके सामने खत क्यों नहीं रखते। हमने उसके सही 2 दिन बाद 31 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस रखी उसी कमेटी की। ऑपोजिशन रिफ्यूज टू कम। अच्छा, उसी दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी हुई थी। एक मिनट प्लीज। उसी दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी हुई थी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कम्युनिके आ गया था टॉकिंग अबाउट द ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अच्छा, उस पर किसी ने ना कान धरा, ना सुप्रीम कोर्ट पे वो बात हुई कि जी मेरिट तो हमें सुनना ही नहीं है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जब हाई कोर्ट के पास हम गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि हम चाहते हैं कि प्लीज आप ये मुरासला हमें पब्लिक करने दें, तो उन्होंने इजाजत नहीं दी। आपने कभी अली ज़ैला की कहानी में तो जरूर सुना होगा, रियल लाइफ में कभी नहीं सुना कि एक झूठे खत को हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देती है, एक झूठे मुरासले को। अब जो बेचारे उस एम्बेसडर असद मजीद के साथ होना है, उसको तो जिस तरह यूरोप में होता है आपके नैरेटिव की, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मैं उमूमन ये करता नहीं हूँ, लेकिन आपके बयानिए के अंदर इस वक्त वो तमाम इदारे अदलिया समेत जिन्होंने इस खत को तहफ़्फ़ुज़ दिया वो गद्दारी के इल्ज़ाम की जद में आ रहे हैं। यू रियलाइज दैट? नॉट एट ऑल, नो, मैं तो ये कह रही हूँ। तो हाई कोर्ट क्यों प्रोटेक्ट करेगी अगर वो फेक खत? तो आप हाई कोर्ट से पूछे ना सर कि उन्होंने हाई कोर्ट में वो खत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके ख्याल में क्यों प्रोटेक्ट किया होगा? सॉरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके ख्याल में क्यों प्रोटेक्ट किया होगा? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि आपके एलाइज ने छोड़ा क्योंकि उनको पैसे मिले, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में कोर्ट क्यों प्रोटेक्ट कर रही होगी? चलिए लेट मी रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि शुरू में आई थिंक आपने सुना नहीं। 3 चीजें मैंने बताई। कुछ लोगों को नजरिए पे लेके गए, कुछ लोगों को सीटों पे लेके गए, कुछ लोगों को पैसे पे लेके गए। ठीक। नॉट एवरीवन इज गद्दार एंड नॉट एवरीवन इज सेल आउट, लेट्स एस्टैब्लिश दैट क्लियर। ठीक। दूसरी बात, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उस मुरासले में सच नहीं था तो क्यों नून लीग ने, ऑपोजिशन ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बायकॉट की? 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने लेटर गेट का क्यों नहीं केस चलने दिया? नंबर 3,
नंबर 4, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों नहीं वो खत हमें पब्लिक करने की इजाजत दी? चौथी बात, ये सवाल आप उनसे पूछेंगे? नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और फाइनल बात, ये जो सर कह रहे थे कि हमारे खिलाफ गद्दार है, मुझे नहीं पता कि नैरेटिव कौन कर रहा है। आई कैन शो यू वन थिंग सर, ये हिस्ट्री भी आपको बताएगी, ये आपको वक्त भी बताएगा कि जब जब पाकिस्तान का सौदा हुआ है उसके रिपरकशंस उन्हीं लोगों पे आए हैं जिन्होंने किए। अगर इमरान खान झूठ कह रहा था, ये तो कितनी अच्छी बात होती कि हम झूठ बोल रहे हैं। मतलब ना आपकी न्यूक्लियर एसेट्स को थ्रेट है, ना आपकी कौम की सलामती को थ्रेट है। ये तो अच्छी बात होती कि हम अदम एतमाद से डर रहे थे और देयरफॉर हमने बड़े बड़े झूठ बोल दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, बात खत्म हो गई। लेकिन ये गेम इतनी आई विश सिंपल होती, आसान होती। आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, आपके एमएनए से फॉरेन एम्बेसीज बात करती हैं पीडीएम पे, फ्यूचर हु इज द फ्यूचर बिलावल साहब, हु इज द फ्यूचर मरियम बीबी, उनका काम क्या है? मुझे बताएं, कभी पाकिस्तानी एम्बेसी में किसी अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन को बुलाया गया कि जो मेरे ख्याल में बुलाया होगा शहजादा साहब, मेरे ख्याल में बुलाया होगा। धरने 2014 के धरने में 2 दफा यूएस एम्बेसडर रिक ओल्सन बनी गाला तशरीफ ले गए, उसकी तस्वीर मौजूद है और वो इमरान खान की तबीयत दरियाफ्त करने नहीं गए। आई थिंक वो जब आप उसमें जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में तो लॉबी सिस्टम आपको पता बहुत तगड़ा है। कह रही हूँ ना, तो मैं यही कह रही हूँ कि अमेरिका ने कब, मुझे पता है पाकिस्तानी सफारत खाने ने कब किस अमेरिकन सेनेटर को या कांग्रेसमैन को काफी मर्तबा बुलाते हैं, लॉबिंग तमाम वक्त बुलाते हैं, फंक्शनों में बुलाते हैं। अच्छा, मुझे एक तरफ से वापस आएगा तो अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, तो ये तमाम जो गोरख धंधा है, तो कोर कमांडर्स, आर्मी चीफ, DGISI, DGMI, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, DGMO, फॉर्मेशन कमांडर्स, उनको कुछ पता नहीं इसका? ये तो जी आप ही बता सकते हैं। मैं किसी रेगुलर एमएनए हम एनालिसिस कर रहे हैं, बता सकती हूँ। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई नो सर, व्हाट यू नो, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। ओके, गो अहेड। मैं सिर्फ देखिए आपके नाज़रीन को अच्छी तरह आप याद कर लें, काबीना की कौमी सलामती कमेटी जिसमें जॉइंट चीफ और तीनों आर्मी के चीफ्स बैठते हैं, MI के चीफ बैठते हैं, ISI के चीफ बैठते हैं, उसने उनका जो एलामिया है उसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के अलावा ना उसमें कोई साजिश का जिक्र है, ना उसमें कोई फंडिंग का जिक्र है। यहां तक कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका का नाम ही लिख देते कि यह मुल्क है जहां से ये इशू हुआ है। और उसका हल क्या था? असल में हल बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने हल वो तजवीज़ किया जो सफारतकारी का दाल दलिया है कि खत लिख दे, जिसको अंग्रेज फ्रांस में कहते हैं डेमार्श। तो लिहाजा इसका मतलब है कि वो संजीदा मामला नहीं था। अगर इसको इतना उठाया है इमरान खान साहब ने और मुस्तकिल इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने, अगर आपने गौर किया हो कि जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का वोट था, क्या नारे लग रहे थे? हम क्या चाहते, आज़ादी। ये वो लोग हैं। अब मैं कंस्पिरेसी की बात करें, कंस्पिरेसी तो ये होती है कि हिंदुस्तान कश्मीर के 3 टुकड़े करके उस पर अपनी आईनी तसल्लुत कायम कर ले और हुकूमत पाकिस्तान जिसके सरबराह इमरान खान है वो 3 साल मफलूज रहे। कॉन्स्पिरेसी तो यही है। मैं गुजारिश सुनिए, आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं करके नहीं, लेट मी रिफ्रेश। इमरान खान साहब तशरीफ लाते हैं अमेरिका से 25 जुलाई को, डेट्स नोट करें, 25 जुलाई को उन्होंने कहा मुझे यूं लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत कर आऊं। ठीक 10 दिन बाद 5 अगस्त को हिंदुस्तान कश्मीर के टुकड़े करके उस पर तसल्लुत कायम कर लेता है। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई कुछ नहीं कहता, आपके नाज़रीन शहजादा साहब बिल्कुल आखिर में अंदाजा निकाल। आपके इलस्ट्रियस लेट फादर गुलजार खान साहब, वो भी मुनहरफीन में थे एक वक्त में, नाराज जी, नाराज। और मेरे सामने मौजूदा सदर का नाराज करें, मौजूदा सदर का एक कोट पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने वाज़ेह था, डॉन में उन्होंने पब्लिश किया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त हुकूमत ने हमारे 3 MNAs खरीद लिए हैं, गुलजार खान साहब, नासिर खटक एंड मुसर्रत ज़ेब। 4 लोग थे जी, forgetting the fourth one। जी, 4 लोग। चौथे, मैं सिर्फ उनका कोट पढ़ रहा हूँ, मैं वो बता नहीं रहा कि 4 से भी शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं कोट पढ़ रहा हूँ। तो ये तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं, आपके वालिद साहब मरहूम पर भी लग चुके हैं जी। तो जवाब देने का देंगे मुझे टाइम? गो अहेड। थैंक यू जी। आप तो ये तो दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको नाम ही बता सकती हूँ नून लीग के रुकन का। मेरे बाबा को मोबाइल नहीं यूज करना आता था, मैं यूज करती थी। मैं आपको उस नून लीग का आदमी जो अभी भी MNA असेंबली में बैठा हुआ है, बाबा को दिन रात फोन करता था कि सर मैं आपको ये सब कुछ दे दूंगा, आप प्लीज हमें खान की बातें बताएं। लेकिन अभी ऑन एयर है, मैं आपको SMS कर देती हूँ उसका नाम कि उसने क्या क्या ब्राइब्स मेरे बाबा को देने की कोशिश नहीं की। एंड टिल द डे माय फादर डाइड ही सेड नथिंग बैड अबाउट खान साहब। एंड प्रूफ अगर आपको चाहिए, मेरे पास इस वक्त 8 ट्वीट पड़ी हैं, इंक्लूडिंग आरिफ अलवी साहब की, खान साहब की, कि माय MNA गुलजार खान हैज डाइड बिकॉज बाबा प्रूव्ड हिमसेल्फ। उनके
जो इशू था मेन था वो ज़रबे अज़ब पे कि पीटीआई शुड सपोर्ट ज़रबे अज़ब और जहांगीर तरीन वो सेइंग कि डोंट डू इट। तो इट्स उनका मेन इशू। I have known him to be a very honorable man. I have known him to be a very honorable man. Proof of everything. I have known. नहीं नहीं, I'm only saying कि जब ये हो रहा था, तो वही बता रही हूँ, उस वक्त ये इल्जाम लग रहा था। बाद में वो क्या हुआ वो तो बिल्कुल साबित हो गया जब ये हो रहा था। बाद उनकी डेथ हो गई जी। बाद में क्या होना था कुछ। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये कह रहे हैं ना कि ये ऑर्गेनिक है, ये एतमाद और पाकिस्तान में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो प्रूफ करें ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो आपको जो पता था हर एक बात बता दी। आई टोल्ड यू दिस दिन एज एन एमएनए मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से एग्जेम्प्ट होंगी। फिर मैं 5 जो बैठे हुए यहाँ पे डिप्लोमेट्स उनके नाम भी बताऊंगी, उन एमएनए एमपीएस के नाम भी बताऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि कितना पैसा किसको मिला, किस सूरत में मिला, मुझे वो बताना कोई यहाँ तक बात रही कंस्पिरेसी की। मुझे ये बताएं, ये असद मजीद अगर जिंदा रह गया ना बेचारा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जिंदा रहेगा तो ये चिड़िया में पिंजरे होती है, इसको इसकी मौत तक देखा जाएगा, क्योंकि इसने गलती ये कर दी कि इसने दमाश भेज दिया, इसने सच बोल दिया। अब अमेरिका गुनहगार है, कोई और गुनहगार है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा गिला अपने वतन के लोगों से है। और ये जो कह रहे हैं ना खुर्रम साहब कि उन्होंने खान साहब के खिलाफ नहीं गए, चाहे वो एलाइज थे, वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, और चाहे हमारे अपनी पीटीआई के लोग थे जिन्होंने खान की सीट पे, सबसे अच्छा तो ये होगा कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें कि जो एमएनए सीट जे पार्टी के लेके आता है और उसके खिलाफ वोटिंग करे, तो वो प्लीज अपने एमपी और अपने इलाके से जरा पूछे कि जी मुझे इजाजत है खान तक दूर रखने की। ये स्पेक्युलेटिव बातें कि बड़े फरिश्ते हैं, बड़े पैगंबर हैं, यहाँ पे वो गद्दारी की बात नहीं हो रही जो खुर्रम साहब समझ रहे हैं। देखिए इस तरह की मरासले दर्जनों की तादाद में पिछले 4 सालों में आए हैं। आप एक को पकड़ के आप चढ़ दौड़े, और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और पाकिस्तान की जो इस तरह के मरासले 4 साल में और भी आए जी, और भी आए। ये पहला मरा आपके ख्याल में पहला मरासला है जिसमें पाकिस्तान के बारे में बात की गई है। ये मरासले इसीलिए खुफिया रखे जाते हैं क्योंकि इस तरह की जो सफारती गुफ्तगू है उसे आप पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। आप मुल्कों के ताल्लुकात जो डिस्कशन आपने देखा था नहीं कर सकते। ट्रंप के ट्वीट्स भी आपको याद होंगे ना, वो न्यू ईयर ईव पे जो उसने किए जी। आज आपने देखा आज क्या हुआ है कि आज आपके असली माए बाप अमेरिका और इंडिया ने ऑर्डर दे दिया कि जी अब ताबेदार हुकूमत आ गई है, अब सबसे पहले डू मोर। डू मोर का तारीखी तौर पे जिस पर तकिया था रूस ने, जिसको कहा, रूस के एक दौरे पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आजाद खारजा पॉलिसी कर रहा हूं। कल व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी। तो रियासत के ताल्लुकात है, उसमें शहनाज साहब थैंक यू वेरी मच। आप आज बहुत बिजी थी, आपने फिर भी वक्त निकाला। वी विश टू हैव यू ऑन द शो अगेन, जब भी आप यहाँ पे अवेलेबल हो। खुर्रम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।